अब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की मीटिंग होती है, तब यूरोप कहता है कि कोयले को फेज आउट कर दो पर गैस को मत करना। जब इनके साथ व्यापार की बात होती है तो इनके द्वारा कहा जाता है कि अब कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स लगेगा। इवन ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम का भी कुछ इसी तरीके का हाल आपको देखने को मिलेगा। बट यही वेस्टर्न कंपनियां जब डेवलपिंग कंट्रियों के अंदर जाती हैं तो ये इन्वायरमेंट सेंसिटिविटी भूल जाती हैं। आप देख सकते हो बीपी, जिसे पहले ब्रिटिश पेट्रोलियम नाम से जाना जाता था, इस कंपनी के द्वारा ब्राज़ील के अंदर एक बहुत बड़ी ऑयल की डिस्कवरी की गई। ये कोई पहली बार अभी नहीं हुआ है। आप पिछले कुछ वर्षों के अंदर देखोगे तो दर्जनों इस तरीके की डिस्कवरी यूरोपियन कंपनियों के द्वारा पूरे विश्व भर के अंदर की जा रही है, खास रूप से डेवलपिंग कंट्रियों के अंदर। यानी कि डेवलपिंग कंट्रियों के यहाँ पर इन्वायरमेंट पॉल्यूशन हो, कोई दिक्कत नहीं, इनके यहाँ पे इन्वायरमेंट पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आप देखोगे तो जब भारत उसी तेल को इंपोर्ट कर रहा है रशिया से, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर एक युद्ध है जो कि यूरोप का युद्ध है, ऐसा कोई बहुत बड़ा युद्ध नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज के समय पे कौन सा बड़ा इशू है जो पूरी ग्लोबल आबादी को असर डाल रहा है, ऐसा कौन सा इशू है जिससे हर साल पूरे विश्व भर के अंदर हजारों मृत्युएं हो रही हैं, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट हो रहे हैं? क्या वो रशिया यूक्रेन वॉर है जो कि एक रीजन के अंदर हो रहा है, या फिर वो पूरे वर्ल्ड के अंदर चल रहा इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज का इशू है? ऑब्वियसली इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज। पर जब भारत रशिया से तेल लेता है तो उसके लिए क्रिटिसिज्म आते हैं। पर वहीं दूसरी तरफ जब यूरोप अपने तेल की डिस्कवरी डेवलपिंग कंट्रियों के अंदर करता है, आर्म ट्विस्टिंग जो है वो की जाती है, उन सारी चीज़ों के बावजूद भी यहाँ पर कोई बड़े क्रिटिसिज्म देखने को नहीं मिलते। ऐसा क्यों है, इसे मैं शुभदीप चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। और उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट PPT PDF सब कुछ आपको यहाँ मिल सकती है। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जुड़ना है तो संभव कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन से क्वेश्चन फिल्म्स की मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। रिसेंटली BP कंपनी के द्वारा 25 साल में सबसे बड़े ऑयल की डिस्कवरी ब्राजील के अंदर ऑफशोर रीजन के अंदर की गई। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो एक बहुत बड़ी ऑयल की डिस्कवरी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि अब ब्राज़ील के अंदर फॉसिल फ्यूल हब के रूप में देखने को मिलेगी और इसका एक मेजर पोर्शन BP कंपनी ही एक्सट्रैक्ट करेगी। ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ। इसके पहले आप याद करो, पोर्चुगीज की एक कंपनी अंगोला के अंदर तेल निकालती है। इसके पहले आप याद करो, BP को लगभग पिछले कुछ वर्षों के अंदर 10 बड़ी ऑयल की डिस्कवरी सबके सब डेवलपिंग कंट्री में, इजिप्ट में, त्रिनाद में, ब्राज़ील में देखने को मिलती है। यानी कि डेवलपिंग कंट्रियों के अंदर इस तरीके की ऑयल की डिस्कवरी आजकल यूरोपियन कंपनियों के द्वारा बहुत तेजी से की जा रही है। वहीं ग्लोबल लेवल पे क्या कहना है, कोयले को फेज आउट कर दो। ऑयल को फेज आउट करने की बात, नेचुरल गैस को फेज आउट करने की बात इनके द्वारा नहीं की जाती, क्योंकि इनकी इकोनॉमी उन चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इनकी इकोनॉमी जो है वो ऑयल और नेचुरल गैस के ऊपर डिपेंडेंट है, जबकि भारत की इकोनॉमी कोयले के ऊपर डिपेंडेंट है। इस कारण से हम कोयले को रोकते हैं, पर उसके बावजूद भी भारत को यहाँ पर क्रिटिसाइज किया जाता है कि भाई आप कोयले का प्रयोग इतना ज़्यादा क्यों कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं ऑयल की बात करूँ तो ऑयल के केस में आप देखो तो BP जो है वो ब्राज़ील के अंदर ऑयल की ड्रिलिंग करेगी, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट का हार्म होगा, जिसके प्रति आपको लग रहा होगा अरे ये कौन सी ऐसी बड़ी बात है, हर दुनिया की कंपनी तो ऑयल को ड्रिल कर रही है, उससे एनवायरनमेंट का हार्म थोड़ी हो रहा है। पर यूरोप ही तेज चलता है। यूरोप ही जब भी व्यापार करते हैं तब कहता है अरे हम तो एनवायरनमेंट के प्रति बहुत सेंसिटिव है। पर ये जो एनवायरनमेंट के प्रति इतने सेंसिटिव हैं, ये डेवलपिंग कंट्रियों के अंदर जाके वापस क्या हो जाता है, इनको डेवलपिंग कंट्रियों के अंदर वापस से इनके द्वारा आप देखोगे तो आए दिन ऑयल की डिस्कवरी जो है वो की जाती है और इसको कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें तो भारत जो है वो रशिया से ऑयल का ट्रेड कर रहा है, जो कि ग्लोबल नियमों के अनुसार है। इन्होंने कहा कि आप ऑयल प्राइस के ऊपर कैप लगा के रखना, हमने वो कैप भी लगा के रखी। उन सारी चीज़ों के बावजूद भी भारत के ऑयल के ट्रेड को अक्सर क्रिटिसाइज किया जाता है। रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा 25% टैरिफ को लगाने के साथ में
रशिया के ऑयल ट्रेड के लिए और ज़्यादा पेनल्टी लगाने की बात भी की गई और फिर उसके बाद में 50% टैरिफ जो है वो अभी डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित किए गए हैं। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ठीक उसी समय पे ये न्यूज़ जो है वो आ रही है। वहीं तीसरी तरफ अगर आप देखोगे तो यूरोपियन यूनियन के द्वारा कई सारी कंपनियां जो कि रशिया के साथ में व्यापार करती है उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं, इंक्लूडिंग नायरा एनर्जी। तो बात ये बिल्कुल सही है कि हम लोग ऑयल का इंपोर्ट करते हैं और लगातार यूरोप के द्वारा इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, इस चीज़ को डिस्करेज किया जा रहा है और इसको सैंक्शन भी लगाए जा रहे हैं। जबकि अगर आप देखोगे तो भारत बेसिकली इस ऑयल को इंपोर्ट करके क्या कर रहा है, हम इस ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद में उसको हम रिफाइन करते हैं, अलग अलग पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनते हैं जिसको हम ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर सप्लाई करते हैं, इंक्लूडिंग ब्राज़ील के अंदर हमारा रिफाइंड ऑयल जाता है। हमारा जो रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो यूरोप के अंदर भी हम लोग बेचते हैं। यानी कि इंडिया जो है वो ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी की अभी के समय पे बैकबोन है। काफ़ी समय तक इन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट करके रखा कि ठीक है भारत के पास में ऑयल है तो चलो वाह बढ़िया है, रशिया से लेने दो। फिर धीरे धीरे करके ये जो क्रिटिसिज्म है वो अब सैंक्शंस के अंदर बदलने लगा है। जैसे आप अगर 2021-22 की बात देखोगे तो उस समय पर इनके द्वारा जो सैंक्शंस लगाए जा रहे थे वो केवल रशिया के ऊपर लगाए जा रहे थे। भारत के और रशिया के ऑयल व्यापार के ऊपर सैंक्शंस नहीं लग रहे थे क्योंकि ये लोग डायरेक्टली रशिया से तेल नहीं लेना चाहते थे, तो इनडायरेक्टली ये इंडिया से ले रहे थे। इनकी डिपेंडेंसी इंडिया के ऊपर उस समय पे थी। पर अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके वो डिपेंडेंसी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। यूरोप को दूसरी जगह से तेल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है नई डिस्कवरीज के अंदर। इस कारण से अब यूरोप जो है वो इंडिया के ऊपर भी ऐसा कुछ डिपेंडेंट रहना चाह नहीं रहा। इसी कारण से वो कह रहा है कि काम करो, आप रशिया से तेल खरीदना बंद करो, फिर हमसे ही तेल खरीदना, रिफाइन करके हमको ही दे देना। क्योंकि इनके पास में अभी के समय पर रिफाइनिंग कैपेसिटी इतनी कोई बहुत बढ़िया है नहीं। इस कारण से ये फिर भारत को ही अपना तेल बेचेंगे और उसके बाद में हमको कहेंगे कि रिफाइंड करके आप वापस भेज दो। जबकि अगर आप देखोगे तो ग्लोबल लेवल पे आज के समय पे कौन सा बड़ा इशू है, एक तरफ है इन्वायरमेंट का इशू जो कि लगभग हर व्यक्ति को इन्फ्लुएंस कर रहा है। यूरोप क्या कर रहा है, यूरोप जो है वो ग्लोबल लेवल पे कहता है कि हम इन्वायरमेंट के प्रति बहुत सेंसिटिव है, हम हमारे देश के अंदर कुछ भी नहीं करते, हम तो साइकिल चलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ यही यूरोप की एनर्जी कंपनियां ग्लोबल लेवल पे जाके, खास रूप से ग्लोबल साउथ के अंदर जाके वहां पर से ऑयल को एक्सट्रैक्ट करके फिर अपने देश के अंदर लेके आ रही है, जो कि क्लियरली एक तरीके से अगर आप देखोगे तो वेस्टर्न ड्रिल जो है वो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी, जो कि इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करेगी और पॉल्यूट भी कहाँ करेगी, वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, सॉरी ग्लोबल साउथ के अंदर। और इसे दिखाया जाएगा कि ये तो एक बहुत मेजर डेवलपमेंट है। पर वहीं जब भारत अपनी ही ऑयल सिक्योरिटी के लिए रशिया से तेल लेगा तो उस चीज़ को डिफेंस बताया जाएगा और कहा जाएगा कि भारत के ऊपर तो हम लोग सैंक्शंस लगाएंगे। जबकि रशिया यूक्रेन वॉर एक रीजनल इशू है जो कि पिछले 4-5 सालों से चल रहा है। अगर हम रशिया का तेल नहीं खरीदते और अगर हम मिडिल ईस्ट से तेल खरीदते हैं तो हम मिडिल ईस्ट के युद्ध को फिर फ्यूल करेंगे। अगर हम मिडिल ईस्ट के से तेल नहीं खरीदते और अगर हम वेनेजुएला से तेल खरीदते हैं तो हम वहां पर जो असेन काइबो का इशू है उसको फ्यूल कर रहे होंगे, क्योंकि जहां पर तेल है वहां पर कॉन्फ्लिक्ट है। ऐसे तो जहां से भी तेल खरीदा जाएगा कहीं से ना कहीं से उसकी वजह से कोई से ना कोई सा युद्ध तो प्रमोट होगा ही ना। बट यूरोप के लिए दुनिया के अंदर एक ही युद्ध है, दैट इज रशिया यूक्रेन वॉर। और इसी कारण से आज मेरे को वो बात बहुत रिलेवेंट लगती हुई दिखाई दे रही है जो थोड़े समय पहले भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब के द्वारा कही गई थी। उन्होंने कहा था कि यूरोप की मेंटालिटी ये है कि दुनिया की प्रॉब्लम यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है, पर यूरोप की प्रॉब्लम जो है वो पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। और वही चीज़ जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि ब्राज़ील के अंदर जो ऑयल की डिस्कवरी है कोई बहुत ऐसे मतलब ख़राब चीज़ नहीं है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, जो कि ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। पर यूरोप की हिपोक्रेसी को साफ साफ झलकाता है। हालांकि यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली ब्राज़ील के जो लीडर हैं उनके द्वारा कहा गया एक बहुत मेजर स्टेटमेंट जो वायरल भी हो रहा है काफ़ी यूट्यूब वगैरह के ऊपर, जहाँ पर थोड़े समय पहले डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कहा गया था ब्राज़ील के प्रेसिडेंट को लुला दे सिल्वा को कि अगर टैरिफ रिलेटेड कोई भी इशू है तो लुला दे सिल्वा जो है वो मेरे को फ़ोन कर सकते हैं। लुला दे सिल्वा क्लियरली पब्लिक स्टेटमेंट के अंदर ये कहते हैं कि मैं किसी भी इशू के लिए डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन नहीं करूंगा, मुझे करना होगा तो मैं चाइनीज़ लीडर शी जिनपिंग को फ़ोन करूंगा, मैं भारतीय लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ़ोन करूंगा, मैं व्लादिमीर पुतिन को भी फ़ोन नहीं करूंगा क्योंकि अभी वो कहीं जा नहीं सकते।
पर मैं डोनाल्ड ट्रंप जी को बिल्कुल भी फ़ोन नहीं करने वाला। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि क्लियरली यहाँ पर यूएस प्रेसिडेंसी की जो हेजिमनी थी एक समय पे, उसकी किस तरीके से डिग्रेडेशन होती हुई दिखाई दे रही है वो आप क्लियरली देख सकते हो। जिस तरीके से आर्म ट्विस्टिंग अमेरिका के द्वारा की जा रही है, उसकी वजह से क्या असर अब उन्हीं की ओवरऑल जियोपॉलिटिक्स के ऊपर पड़ रहा है, उसे भी आप इन स्टेटमेंट के अंदर देख सकते हो। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो एक तरफ अमेरिका जो है वो आर्म ट्विस्टिंग करके लोगों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, वो क्रिटिसाइजेबल नहीं है वेस्टर्न मीडिया के अनुसार। पर वहीं भारत जो कि एक ओपन मार्केट के अंदर अपने लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढते हुए तेल खरीद रहा है, वो वेस्टर्न मीडिया के लिए दुनिया का सबसे बड़ा इशू है। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सही बात है आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी वो ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना है तो संभव है कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिल्म की मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी की नोट समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।